The sun is the main source of energy of our planet and the sun rays takes about 8 minutes to reach the earth surface. सूरज की रोशनी को धरती के सतह तक पहुंचने के लिए करीब 8 मिनट का समय लगता है. Today in this video we all going to learn about the insolation and the kinds of solar spectrum which we received from the sun. Hello everyone, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ. चलिए शुरू करते हैं. आज हम लोग इंसोलेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. इंसोलेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम कई पार्ट में बांटेंगे और अलग अलग वीडियो में इसके बारे में विस्तार से समझेंगे. आज हम लोग इस वीडियो में सोलर स्पेक्ट्रम के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे. इनमें प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि सूरज के सतह से या सन सरफेस से जो एनर्जी सारे सोलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी को भी प्राप्त होता है. कितना हिस्सा? अप्रॉक्स 2%. सिर्फ 2% एनर्जी सूरज का पृथ्वी तक रिसीव होते हैं और उसी एनर्जी से पूरे पृथ्वी का जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं वो फंक्शंस कर पाते हैं. अब हमें मालूम है कि सूरज के कोर में हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से जो मैसिव एनर्जी पैदा होते हैं वही एनर्जी सूरज के सरफेस से फोटोन के रूप में पूरे सोलर मंडल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो हम लोगों ने देखा था कि सोलर सरफेस को या सूरज की जो सरफेस है उसको बोला जाता था फोटोस्फीयर. नाम याद रखिएगा, सन की जो सरफेस है उस सरफेस को बोला जाता था फोटोस्फीयर. उसके बाद सूरज की जो एटमॉस्फेयर है, सन जो एटमॉस्फेयर है, सन के एटमॉस्फेयर को बोला जाता था क्रोमोस्फीयर. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं. मैंने उसमें बताया था कि सन के जो एटमॉस्फेयर होते हैं उस एटमॉस्फेयर को बोला जाता है क्रोमोस्फीयर. क्रोमो मतलब होता है कलर, यानी कलर का जो एक एटमॉस्फेयर है सूरज के उसका नाम दिया गया है क्रोमोस्फीयर. अब इस क्रोमोस्फीयर में यानी इस लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के अलग अलग कुछ काइंड से उस काइंड्स को हमें जानना है. कौन कौन से काइंड से? पहले हमके उसके नाम के बारे में जानना जरूरी है. सूरज से जो एनर्जी हमें प्राप्त होता है उसके 6 टाइप्स साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किए हैं. कौन से वो टाइप्स? फर्स्ट टाइप से एक्स और गामा रेज. पहला जो टाइप्स होता है उसको बोला जाता है एक्स और गामा रेज. द सेकेंड वन इज यूवी रेज. द थर्ड वन इज विजिबल रेज. द फोर्थ वन इज इंफ्रारेड. द फिफ्थ वन इज हीट रेज एंड द लास्ट वन इज रेडियो रेज. तो हम लोगों ने देखा सोलर स्पेक्ट्रम यानी सूरज की जो रोशनी है उस रोशनी के अंदर जिसमें हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी छुपा रहता है, उस रोशनी के अंदर 6 प्रकार के अलग अलग रेज देखने को मिलते हैं. हमें मालूम है सूरज से जो रेडिएशन या हीट रेज या लाइट रेज निकलता है उसका लेंथ शॉर्ट होता है, यानी शॉर्ट वेव लेंथ का एनर्जी पृथ्वी तक आते हैं या रिसीव होते हैं और पृथ्वी से जब वापस जाते हैं तब उस वेव लेंथ का जो साइज है वो लॉन्ग हो जाता है. यानी सूरज से जो आने वाला रोशनी है वो शॉर्ट वेव लेंथ का होता है और पृथ्वी से वापस जाने वाला जो एनर्जी है वो लॉन्ग वेव लेंथ का होते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि जो 6 अलग अलग हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में जाना उसकी खासियत क्या है. हम लोगों ने जब लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नाम सुना था. आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो कैसे काम करता है और इसके मेन खासियत क्या क्या है. तो फर्स्ट अगर हम एक्स और गामा रेज का बात करें, ये अर्थ सरफेस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ही खतरनाक एक रेज है और इसको हम लोगों ने देखा था अर्थ सरफेस के जो आयनोस्फीयर है, आयन मंडल है या थर्मोस्फीयर है, उस स्फीयर में एक्स और गामा रेज पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला था आयनाइजेशन. अब देखिए एक्स और गामा रेज सबसे शॉर्ट वेव लेंथ का होता है. सूरज से निकलने वाला जो रोशनी है उसका जो वेव लेंथ है 0.005 टू 0.1 माइक्रॉन तक होते हैं. तो माइक्रॉन एक यूनिट है जो सोलर स्पेक्ट्रम को नापते हैं.
तो एक्स और गामा रेज का वेवलेंथ क्या है 0.0005 टू 0.1 माइक्रोन। एक्स और गामा रेज बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ का होता है और ये रेज हमारे आयन मंडल में या आयनोस्फीयर में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच नहीं पाते। द नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ द सन इज अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज। इसका वेवलेंथ क्या है? इसका वेवलेंथ 0.1 टू 0.4 माइक्रोन तक होता है। अब ये भी एक शॉर्ट वेवलेंथ है। अब अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के वासी के लिए या ह्यूमन हैबिटेट या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे खत्म हो सकते हैं। इंसान के स्किन में कैंसर हो सकते हैं, पेड़ के सारे पत्ते गिर सकते हैं, इवन जो जितने भी जानवर वगैरह हैं सभी के लिए ये हानिकारक है। तो हमारे पृथ्वी ने या प्रकृति ने हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया है हमारे एटमॉस्फेयर में। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में बात किया था इसके बारे में। उस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर कहाँ पे देखने को मिलता है? ओजोन का जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक पतला सा बेल्ट होता है O3 का। O3 एक पर्टिकुलर गैस है जिसका कंसंट्रेशन देखने को मिला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर जो बेल्ट है उस बेल्ट के अंदर। करीब 30 से 50 किलोमीटर के हाइट पे, पृथ्वी की सतह से 30 टू 50 किलोमीटर के हाइट पे ये स्फीयर हमें देखने को मिलता है। अब यूवी रेज उस ओजोनोस्फीयर में आके फिल्टर होते हैं और इसके जो सारे हानिकारक रोशनी है बाउंस बैक होके हमारे यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। तो यूवी रेज हमारे सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल जो ओजोनोस्फीयर है या ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर में कुछ डिप्लीशंस देखने को मिले हैं ड्यू टू द एक्सेसिव पॉल्यूशंस, और इसके वजह से ओजोनोस्फीयर में या ओजोन लेयर में कुछ जगह पे थिकनेस कम हो गया है। अब ये खतरा बना रहा है कि अगर ओजोन लेयर का थिकनेस कम हो जाएगा तो यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के सरफेस तक पहुंच सकते हैं। तो हमें पॉल्यूशन को कम करना है ताकि ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो बरकरार रहे और अल्ट्रावायलेट जो रेज है ये पृथ्वी के सरफेस से दूरी बनाए के रख सके। The next one is visible rays, the most important solar rays या solar spectrum that is found in the solar rays। ये क्या है? इसका वेवलेंथ 0.4 टू 0.7 माइक्रोन तक होता है। अब ये इतना खास क्यों है? क्योंकि यही एकमात्र सोलर स्पेक्ट्रम है जो इंसानी आंखों में पकड़ में आता है। अब ये जो सोलर रेज है जिसको हम विजिबल रेज बोलते हैं इसमें 7 रंग होते हैं जिसको हम विब्जियोर के रूप में जानते हैं। V मतलब वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। अब इस वेवलेंथ को आपको सीक्वेंस में याद रखना है, इस स्पेक्ट्रम को आपको सीक्वेंस में याद रखना है। इसमें सबसे जो शॉर्ट वेवलेंथ है दैट इज वायलेट एंड उससे जो थोड़ा लॉन्ग वेवलेंथ का आता है दैट इज रेड। ऐसे तो पूरा सोलर स्पेक्ट्रम ही शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, लेकिन इसके अंदर जो मिनिमम रेंज है दैट इज वायलेट 0.4 एंड जो मैक्सिमम है दैट इज रेड जिसका वेवलेंथ 0.7 तक होता है। अब इसमें मैंने क्यों बोला इसको इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने बताया कि दैट इज द पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट इज कैप्चर्ड बाय ह्यूमन आइज, यानी प्रकृति ने हमें ऐसा क्षमता दे रखे हैं कि हम इस वेवलेंथ की जो रोशनी है इसको हम देख पाते हैं और पृथ्वी में जितने भी कलर्स देखने को मिलता है सिर्फ इसी विजिबल रेज के चलते हम उसको देख पाते हैं। अब वायलेट और इंडिगो 2 ऐसे कलर हैं जो हमारे आँखों के में पकड़ में नहीं आता। वायलेट और इंडिगो ऐसा 2 कलर हैं जो हमारे आँखों में पकड़ में नहीं आता। हमें ब्लू से विजिबल रेज का बाकी का कलर देखने को मिलता है। ब्लू एक ऐसा सोलर स्पेक्ट्रम है जिसके वजह से हमें पूरा आसमान नीला दिखता है। यहाँ पे अलग अलग एग्जाम में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे पूरे आसमान हमें ब्लू क्यों दिखता है। एक ही मात्र कारण है कि हमारे आसमान में
जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स में या वाटर ड्रॉपलेट्स में ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे आके स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटरिंग होने के चलते हमें पूरा आसमान ब्लू दिखने लगता है, यानी ब्लू कलर ज़्यादा फैलते हैं, ज़्यादा स्कैटरिंग होते हैं, इसलिए हमें पूरे आसमान नीला दिखता है। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने देखा होगा ग्रीन, येलो, रेड, ये जो 3 कलर हैं, इस 3 कलर को हम लोग हमारे ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 3 कलर ज़्यादा विजिबल हैं, ब्लू से ज़्यादा विजिबल हैं। रेलवे डिपार्टमेंट ग्रीन और रेड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करने की। नेक्स्ट सोलर स्पेक्ट्रम इज इंफ्रारेड्स। इंफ्रारेड रेज एक ऐसा रेज है जो हमारे ह्यूमन आंखों में पकड़ में नहीं आता। मैंने बताया था कि सिर्फ विजिबल रेज एक ऐसा पर्टिकुलर वेवलेंथ में आते हैं जो हमारे आंखों का जो बनावट है उसी में कैप्चर होते हैं, लेकिन इंफ्रारेड या हीट रेज या रेडियो रेज ये सब कुछ हमारे आंखों में पकड़ में नहीं आते। इंफ्रारेड रेज को देखने के लिए हमारे आंखों का रेटिना सुइटेबल नहीं है। इसका जो वेवलेंथ है ये 0.7 to 3.0 माइक्रोन तक होते हैं। अब हमारे साइंटिस्ट इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर चुके हैं कि हम लोग इंफ्रारेड का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। कहाँ पे? हम लोगों ने ऐसे गॉगल्स बनाए हैं या ऐसा लेंस बनाए हैं जिसके वजह से हम लोगों का जो आर्मी है वो नाइट टाइम में भी काम कर पाते हैं, या बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स में या प्लेन में इंफ्रारेड का एक लेंस लगा हुआ रहता है जिससे वो रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख पाते हैं। तो इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है इतना ज़्यादा होता है कि उस वेवलेंथ को इंसानी आंखें तो नहीं देख पाते, लेकिन उस रोशनी को अगर हम कैप्चर कर पाते हैं तो रात के अंधेरे में भी हमें साफ साफ देखने को मिलेगा। कुछ जानवरों में इस वेवलेंथ का जो रेज है वो पकड़ में आते हैं उनकी आंखों में। हमें डॉग्स, कैट या आउल, ये जो पर्टिकुलर कुछ जानवर हैं उनकी आंखों में ये वेवलेंथ पकड़ में आते हैं, तो इसलिए वो लोग रात को भी साफ साफ देख पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज ए हीट रेज। इसका वेवलेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहते हैं। ये 3.0 से 3000 माइक्रोन तक हो सकते हैं। ये वेवलेंथ सीधा सोलर जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम से एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके पृथ्वी के सरफेस तक आते हैं और सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज ए रेडियो रेज। इसका वेवलेंथ सोलर स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा होता है, अबाउट द 3000 माइक्रोन। अब ये जो रेडियो रेज हैं, इस रेडियो रेज का आम इंसान का कोई इस्तेमाल में नहीं आते। जो रेडियो साइंटिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत काम का चीज़ है, और इनका इस्तेमाल करके या इनसे मदद लेके अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हमारे इंसानी आंखें रेडियो रेज को देख पाते तो नॉर्मल जो सन हमें दिखता है जिस साइज़ का, उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा सन हमें रेडियो रेज के ज़रिए देख पाते हैं। तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल सन या विजिबल रेज के ज़रिए जो हम सन को देख पाते हैं उसका साइज़ और रेडियो सन का साइज़ लाखों गुना बड़ा हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोगों ने देखा सूरज से निकलने वाला जो हीट रेज एंड लाइट रेज है या फोटोन एनर्जी और जो क्रोमोस्फीयर के जो कलर्स हैं, ये शॉर्ट वेवलेंथ के ज़रिए हमारे एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर को क्रॉस करके अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं, और अर्थ सरफेस के अलग अलग जगह पे रिसीव होके वो वापस हीट बजट जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उस प्रोसेस के ज़रिए सारे सोलर एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर के ज़रिए यूनिवर्स में या सन के पास वापस चले जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एक्स रेज या गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, हीट रेज एंड रेडियो रेज, इन सभी रेजों में से कौन से रेज सबसे इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ विजिबल रेज। क्यों? एकमात्र यही रेज है जो इंसानी आंख उसको देख पाते हैं, बाकी के सारे रेज को हमारे इंसानी आंखें देख नहीं पाते। कुछ खास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कुछ पर्टिकुलर रेज को हम पकड़ में ला सकते हैं, जैसे एक्स और गामा रेज का इस्तेमाल या एक्स रेज, पर्टिकुलरली एक्स रेज का इस्तेमाल हम लोग एक्सरे मशीन में करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या बोन्स हैं उसको देखने के लिए, स्किन के पार जाके देखने के लिए हम लोग एक्स रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। ऑन द अदर हैंड यूवी रेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए,
या किसी भी चीज़ को, जितने भी बैक्टीरिया हैं जाम से, उसको ख़त्म करने के लिए। हमें मालूम है कि यूवी रेज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो हम एक पर्टिकुलर ऐसा मशीन बनाते हैं जिसके अंदर हम यूवी रेज डाल के किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो एकदम साफ़ हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी कीटाणु वगैरह हैं वो सब कुछ मर जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर 100% रूप से शुद्ध बनाना है तो उसको यूवी रेज से अगर हम फिल्टर करेंगे तो वही चीज़ साफ़ हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर मशीन के अंदर ये काम करना पड़ता है, अगर वो रेज बाहर आ जाएंगे तो इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने विजिबल रेज में देखा कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड एंड ऑरेंज, ये जो 7 रंग है, इस 7 रंग में से ब्लू से लेकर रेड तक ही हमें दिखाई देता है। ब्लू का खासियत क्या है? ब्लू रेज का खासियत है कि ये रेज के चलते हमें पूरा आसमान नीला दिखता है, क्योंकि हमारे आसमान में फ्लोट करता हुआ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, इस वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ये ब्लू जो पर्टिकुलर कलर है ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं और पूरे आसमान में फैल जाते हैं, इसलिए हमें सारा आसमान नीला दिखाई देता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आसमान हम किस ऊंचाई को बोलेंगे, एटमॉस्फेयर हम किस ऊंचाई को बोलेंगे, और यूनिवर्स हम किस ऊंचाई को बोलेंगे। एटमॉस्फेयर हम उसी ऊंचाई तक बोल सकते हैं जहां तक हमारे एटमॉस्फेयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पहुंच पाते हैं, यानी टोपोस्फियर। टोपोस्फियर इज द एंड, और स्ट्रेटोस्फियर के थोड़ा सा हिस्से को हम लोग आसमान या आकाश बोल सकते हैं। तो सिर्फ आकाश हमें नीला दिखता है, एटमॉस्फेयर हमें नीला नहीं दिखता, हमें सिर्फ आकाश नीला दिखता है। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का कलर पूरा चेंज है, क्योंकि वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होने के कारण ब्लू कलर ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं हो पाता, स्कैटर्ड नहीं हो पाता, तो हमें एटमॉस्फेयर ब्लू नहीं दिखता। और उसके ऊपर भी अगर जाएंगे 1000 किलोमीटर के ऊपर, तो हम लोगों ने देखा टोपोस्फियर तक हमारा आसमान है या आकाश है, उसके ऊपर जो है 1000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, और उसके बाद अगर चले जाएंगे वहाँ पे हमें यूनिवर्स देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्स का कलर पूरा ब्लैक होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेज डिफ्यूज़ नहीं हो पाता या स्कैटर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलता। अब इसमें और एक क्वेश्चन आते हैं कि सूरज उगने के समय या सनराइज के समय और सनसेट के समय हमें आसमान लाल क्यों दिखता है, या सूरज के कलर लाल क्यों दिखता है। मैंने बताया था कि जो विजिबल रेज है, इसमें जो रेड कलर है, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, दैट इज़ 0.7 माइक्रोन। तो बहुत दूर तक ये रेज दिखाई देता है, ये रेज ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता, फैलते नहीं है, तो बहुत दूर से पॉइंटेड तरीके से हमें इस रेज को दिखाई देता है। इसलिए जब सूरज उगता है या सूरज डूबता है तो पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के हॉराइजन के 0 डिग्री एंगल पे होते हैं। इसलिए हमें सूरज उगने के समय और सूरज डूबने के समय सूरज का कलर सिर्फ लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रेज ही उतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे आंखों के पकड़ में आते हैं। बाकी सारे कलर फेंट हो जाते हैं, रेड कलर फेंट नहीं होते। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न सनराइज के समय और सनसेट के समय हमें आसमान रेड दिखाई देता है। So that is all about the solar spectrum. I think I make you understand about the all kinds of the solar rays. हम लोगों ने इंसोलेशन के इंट्रोडक्शन चैप्टर्स में सोलर स्पेक्ट्रम के अलग अलग काइंड्स के बारे में जाना। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी ऑल गोइंग टू लर्न अबाउट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूरज की जो रोशनी, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी पृथ्वी तक आते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे फंक्शंस करते हैं, और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हमें अर्थ सरफेस पे या अर्थ एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।